बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास में भारत में यूरोपियों का आगमन कब और कैसे हुआ था इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम ग्रुप और हमारा यूट्यूब चैनल लिंक दोनों ही हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरह हुआ था? तो पहले जो यूरोपीय जो आए थे भारत में वो कौन कौन थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो इनका आगमन किस तरह हुआ? तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले भारत में जो आगमन हुआ था वो पुर्तगालियों का हुआ था, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर लास्ट में फ्रांसीसी। यूरोपीय यात्री जो सबसे पहले भारत में आए थे वो कौन थे? वास्को डी गामा। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा करके अब्दुल मलिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। तो सबसे पहले जो वास्को डी गामा आए थे वो किसके आए थे? किसके वो पथ प्रदर्शक कौन था, यानी कि जिसकी उसने सहायता की थी वह था अब्दुल मलिक नामक गुजराती। कब आया था ये वास्को डी गामा? तो उसकी सहायता से यह 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा था। वहां वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो वास्को डी गामा का स्वागत गुजराती का जो कालीकट का जो वहाँ पर राजा कौन था उस टाइम? राजा जमोरिन था। यह हिंदू शासक थे। इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। किंतु कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। तो जो अरबी शासक थे वो पहले से भारत के साथ इस जो तट पर है कालीकट पर क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। तो उन्होंने उसका विरोध किया था कि यह यूरोपीय जो आया है वास्को डी गामा यह यहाँ पर क्यों आया। वास्को डी गामा सिर्फ 90 दिन की यात्रा करके जब ये आया तो उसके बाद ये 1498 के बाद 1499 ईस्वी में वापस ये पुर्तगाल लौट गया। वास्को डी गामा जिस माल को, यानी कि खासकर उस टाइम किस चीज़ का आयात निर्यात ज़्यादा था? तो काली मिर्च का। यह काली मिर्च लेकर वापस लौटा। वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका था। सन 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कब्राल भारत आया। तो उसके बाद कौन आया 1500 में? पेड्रो अल्वारेज कब्राल। इसके भारत आगमन तथा 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आए। इन्होंने कालीकट, कोचीन तथा कन्नानौर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। बाद में इनका स्थान कहाँ हो गया? बाद में इनका स्थान गोवा ने ले लिया था। यानी कि ये बंदरगाह जो थी कालीकट, कोचीन तथा कन्नानौर, लेकिन बाद में इसका स्थान किसने लिया? गोवा ने ले लिया था। किनका? व्यापारिक केंद्रों का। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। 1503 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क सेना का कमांडर तथा 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाया गया। तो 1503 में जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को पहले सेना का कमांडर बनाया गया था और बाद में इसे भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाया गया था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया। यानी कि फिर इन्होंने अपना जो एक तरह से भारतीय प्रशासन शासन यहाँ पर इन्होंने छीनना स्टार्ट कर दिया। तो किससे? बीजापुर के शासक आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गया था। भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा जो 1529 से 1538 ईस्वी तक थे। इन्होंने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। किसने? पुर्तगाली वायसराय ने। कौन था यह जो पहला इनका वायसराय जो बना? ये नीनो डी कुन्हा। बंगाल के शासक मसूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में
चटगांव और सतगांव में अपना व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। किसके द्वारा? मसूद शाह द्वारा। चटगांव यह बंगाल में है। चटगांव बंगाल के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। आगे उसके बाद कौन थे? पहले कौन थे? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आए थे? डच। तो डचों के बारे में देखते हैं। भारत में डचों का आगमन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा में हो चुका था। और पहला डच यात्री कौन था? तो पहला डच यात्री था कॉर्नेलियन। जो कॉर्नेलियन हाउटमैन इसका पूरा नाम था। यह पहली बार जो सबसे पहले डच आया था वह भारत में कॉर्नेलियन हाउटमैन आया था। डच संसद के एक आदेश के द्वारा मार्च 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे युद्ध करने, संधि करने, किलों पर कब्जा करने तथा किले बनाने का अधिकार दिया गया। किनको? डचों को। डचों ने अपना कारखाना मूसलीपट्टम में लगाया। कब? 1605 ईस्वी में। और पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत 1616 ईस्वी, विमिलपट्टमम यहाँ पर 1641 ईस्वी, कारिकल में 1645 ईस्वी, चिनसुरा 1653 ईस्वी, कासिम बाजार, बसागोरे, पटना, बालासोर, नागापट्टम, यह जो सभी हैं ये 1658 ईस्वी तथा कोचीन 1663 ईस्वी में ये सब कारखाने स्थापित किए गए। 17वीं शताब्दी में पूर्व के साथ सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापारिक शक्ति के रूप में जिसमें भारत भी था, उन्होंने पुर्तगालियों को विस्थापित किया। 1690 ईस्वी तक भारत में उनका प्रमुख केंद्र पुलिकट था। किनका? डचों का। कौन सा था? पुलिकट, जो इसके बाद नागापट्टम हो गया। 17वीं शताब्दी के मध्य में 1654 ईस्वी यानी तो जो 17वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने लगे। यानी कि जब पहले पुर्तगाली उसके बाद डच, लेकिन जब डचों की शक्ति थोड़ी कमज़ोर होने लगी तो अंग्रेज जो आ गए थे, अंग्रेज भी भारत में आगमन हो चुका था। कब? 17वीं शताब्दी के मध्य में 1654 ईस्वी। अंग्रेज एक महत्वपूर्ण यानी कि पुर्तगाली और डचों की शक्ति जब थोड़ी कमज़ोर होने लगी तो उसके बाद अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ने लगी। भारत में 60-70 वर्ष तक संघर्ष के बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमज़ोर पड़ने लगी। यह 1759 ईस्वी में बदेरा के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों पराजय के साथ पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यानी कि जो 1759 में युद्ध हुआ था, कौन सा? बदेरा का युद्ध, इसमें डचों की हार हो गई थी और ये इनकी शक्ति पूरी तरह क्षीण हो गई। एक एक कर सारी डच बस्तियां अंग्रेजों के हाथ लग गई। यानी कि जो सारी डच बस्तियां थी वो अंग्रेजों ने अपने अधीन कर ली। 1795 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों ने भारत से बाहर निकाल दिया। 1795 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्ण तरह से भारत में सभी बस्तियों पर अपना अधिकार कर लिया और डचों को भारत से बाहर धकेल दिया। अंग्रेजों का फिर जब आगमन हो गया तो अंग्रेजों का टाइम क्या है, आइए देखते हैं आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में कारखाना लगाने के निर्णय, यह कब हुआ? 1608 ईस्वी में। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गए। कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में कारखाना लगाने का निर्णय लिया गया, उसके बाद यह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने के लिए गए थे। कब? 1609 ईस्वी में। प्रारंभ में जहांगीर अनुमति देने के लिए तैयार था, पर बाद में पुर्तगाली दबाव में वो मुकर गए। पहले जहांगीर ने हाँ कर दिया अंग्रेजों की कि आप यहाँ पर कारखाना लगा सकते हैं, लेकिन जो पुर्तगाली थे उनके दबाव में आने के कारण उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी। किसने? जहांगीर ने। किसको अनुमति नहीं दी थी? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा तथा भड़ोच में 1619 ईस्वी तक कारखाने लगाए जो सूरत के नियंत्रण में थे। राजकुमार चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो जो राजकुमार चार्ल्स थे उसने बम्बई को किसको किराए पर? ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने पाउंड में? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दिया था। यानी कि जो सालाना किराया सिर्फ 10 पाउंड था उस टाइम।
1687 ईस्वी में पश्चिमी तट पर कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई कर दिया गया। तो अंग्रेजों ने जो पश्चिमी तट पर इनका जो मुख्यालय था, इसको सूरत से हटाकर इन्होंने बम्बई बना लिया था। मसूलीपट्टनम, यह कब था? 1611 ईस्वी में यहाँ पर, तथा पुलिकट के निकट अरमा गांव में कारखाने लगाए गए। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को प्राप्त किया तथा एक किलाबंद कारखाना लगाने की अनुमति प्राप्त की, जिसे फोरियर सेंट जॉर्ज कहा गया। तो कब कैसे हुआ ये? चंद्रगिरी के राजा से किसने प्राप्त किया था? फ्रांसिस डे ने। कब? 1639 ईस्वी में। किसको प्राप्त किया था? मद्रास को। और उसमें क्या है? एक किलाबंद, यानी कि जो चारों तरफ से बंद होता है किला, वो कारखाना लगाने की अनुमति ली। और उसका क्या नाम रखा गया इस किले का? जिसे फोरियर सेंट जॉर्ज कहा गया। शीघ्र ही मसूलीपट्टनम के स्थान पर कोरोमंडल तट पर कंपनी का मुख्यालय मद्रास हो गया। 1658 ईस्वी में भारत की अंग्रेज बस्तियां बंगाल, बिहार तथा जो उड़ीसा में थी, वो किसके? फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन हो गई, उसके अधीन कर दी गई थी। उड़ीसा के हरिहरपुर तथा बालासोर में 1633 ईस्वी यानी हुगली 1651 ईस्वी में, तथा उसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में बंगाल, यानी कि जो बंगाल और बिहार में ये पड़ते हैं, अनेक कारखाने लगाए गए। 1690 ईस्वी में जॉब चारानोक ने सुतानुती में एक कारखाना लगाया तथा सुतानुती, कालीकट तथा गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने कब? 1696 ईस्वी में प्राप्त की। ये गांव बाद में कलकत्ता के रूप में उभरे, यानी कि ये जो सब गांव थे कौन कौन से? सुतानुती, चारानोक, गोविंदपुरी, कालीकट, ये बाद में कलकत्ता के रूप में, यानी कि कलकत्ता के रूप में इनका नाम दिया गया, कलकत्ता शहर बसाया गया। 1696 ईस्वी में अंग्रेजों ने सुतानुती के कारखाने की घेराबंदी की। कब की ये? बर्दवान के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह का बहाना बनाकर। तो इन्होंने एक बहाना बनाया कि बर्दावन का जो जमींदार है उसने विद्रोह करा है। किसने? जो शोभा सिंह जमींदार था, उसने विद्रोह कर दिया है। तो उन्होंने एक बहाना करके सुतानुती के कारखाने की घेराबंदी कर ली तथा इस नए रूप में 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम इसका नाम दे दिया। किसको? कारखाने के, यानी कि उस किले की घेराबंदी करके उसे फोर्ट विलियम का नाम दे दिया गया। 1696 ईस्वी में इन्होंने किया था। कब? घेराबंदी। एक प्रधान के साथ एक समिति का गठन किया गया। ये कौन थे? सर चार्ल्स एरे पहले प्रधान थे। तो सबसे पहला जो प्रधान किसको बनाया गया था? ये सर चार्ल्स को बनाया गया था। और एक प्रधान के साथ एक समिति का गठन किया गया तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा इस फोर्ट विलियम की समिति के अधीन इनको कर दिया गया। किसको? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तीनों को। कब करा था ये? 1700 ईस्वी में। उसके बाद कौन आए? फ्रांसीसी। 1664 ईस्वी में राज्य प्रसर्य द्वारा कोलवर्ट में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। पहला फ्रांसीसी कारखाना कहाँ लगा था? तो पहला फ्रांसीसी कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांकोइस कारोन के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? फ्रांकोइस के द्वारा। बाद में 1669 ईस्वी में माराकारा ने मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया था। कब? 1669 ईस्वी में। मुस्लिम गवर्नर वालीकोंडापुरम कहाँ थे? तो मुस्लिम गवर्नर कहाँ बने थे? वालीकोंडापुरम में। मुस्लिम गवर्नर से फ्रांकोइस मार्टिन तथा बेलांगेर डी लेस्पिने ने 1673 ईस्वी में एक छोटा सा गांव लिया था। तो उस टाइम जब वहाँ पर कौन था? मुस्लिम गवर्नर था। कौन था? ये वालीकोंडापुरम। इसलिए फ्रांकोइस मार्टिन तथा बेलांगेर डी लेस्पिने ने 1673 ईस्वी में एक छोटा सा गांव इनसे लिया था। यह गांव आगे चलकर पांडिचेरी बना गया। तो जो गांव पहले क्या था इसका नाम? पहले यह एक छोटा सा गांव इन्होंने इससे लिया था, उसका नाम इन्होंने आगे चलकर किसने? फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी रखा था तथा इसका पहला गवर्नर फ्रांकोइस मार्टिन बना। यानी कि पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना था? फ्रांकोइस मार्टिन।
1690 ईस्वी में बंगाल के मुगल नायब से चंदेर गांव लिया गया था। 1706 से 1720 ईस्वी के बीच भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ। तो जल्दी ही फ्रांसीसियों का पतन भी हो गया। ये कब? 1706 से 1720, यानी कि 14 साल के अंदर ही, जिससे 1720 ईस्वी में कंपनी पुनर्गठित हुई। भारत में फ्रांसीसी शक्ति निनोयार तथा दुमास द्वारा पुनः 1720 से 1742 ईस्वी के बीच दोबारा इसका गठन हुआ। उन्होंने मालाबार पर माहे कोरोमंडल परायानाम 1725 में तथा तमिलनाडु में कराईकल पर कब्जा किया। कब? 1739 ईस्वी में। 1742 ईस्वी में डुप्ले के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में आगमन के साथ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हुआ। कब? जब डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर बने और वो भारत में आए, तब यहाँ पर आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष आरंभ हुआ, जिसमें वे अंततः पराजित हुए, यानी कि हार गए। उसके बाद डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में बनी। यानी कि जो डेनमार्क के जो थे, डेनिश कब आए भारत में? 1616 में आए और उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई यहाँ पर। उन्होंने 1620 ईस्वी में ट्रानकोबरे जो कि तमिलनाडु में है तथा 1676 ईस्वी में श्री रामपुर जो बंगाल में है, वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बनाई। श्री रामपुर उनका भारत में मुख्यालय था। किनका? डेनिश का। भारत में कहाँ पर? भारत में इनका श्री रामपुर में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, परंतु वे अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए। कौन? डेनिश। तथा 1845 ईस्वी में अपनी सारी संपत्ति इन्होंने अंग्रेजों को बेच दी। जो डेनिश थे वो जल्दी ही यानी कि भारत से चले गए और उन्होंने अपनी जो भी संपत्ति थोड़ी बहुत इकट्ठी की थी वो सब ये अंग्रेजों को बेचकर वापस चले गए। तो धन्यवाद। ये थी यूरोपीय आगमन से संबंधित जानकारी।